बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेरिडिटी बेसिस। यानी हमने जो पिछले लेक्चर में हेरिडिटी पढ़ा था, हेरिडिटी ट्रेट्स पढ़े थे या करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, हम वहाँ पे कह रहे थे कि करेक्टरिस्टिक्स या कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी ऑफस्प्रिंग्स में खुसूसियात ट्रेट्स मुंतकिल हो रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि उन ट्रेट्स को ट्रांसफ़र करना, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस चीज़ की होगी और कौन जिम्मेदार होगा उन जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम देख लें यहाँ पर हेरिडिटी की जो मेन बेस है, यानी कि जो बुनियादी उसकी इकाई है वो होता है हमारे पास जीन। सबसे पहले जैसे कि हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था, क्लासेस की बात करें वहाँ पे हमने कहा था कि नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चरल यूनिट था, हमारे पास जो मेन यूनिट था हमारे पास वो हमारे पास नर्व्स थे। उसके बाद हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा कि दैट इज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेल डिवीजन में जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के बारे में, तो उसमें हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट होगा वो क्या होगा, हमारे पास जीन होगा। हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, जीन्स की बात करेंगे। तो जीन्स होंगे जो हमारे हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स जो है या हेरिडिटरी हमारे पास जो ट्रेट्स हैं उनको ट्रांसफर करने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी, हमारे पास यहाँ पर जीन्स की होगी। अगर जीन्स हम यहाँ पे देख लें, जीन्स की अगर हम बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें, लोकेशन हम सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो हेरिडिटी में सबसे पहले जो जीन्स है, जीन्स हमारे पास मौजूद कहाँ पर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको लिख लें तो इसकी लोकेशन की बात करें हम, तो इसकी लोकेशन क्या होगी हमारे पास, लोकेशन अगर होगी तो ये क्या कहाँ पाई जाएगा, आपके जीन्स के किस में होंगे, आपके डीएनए में मौजूद होंगे। किसमें, डीएनए में मौजूद होंगे आपके जीन्स जो है। क्या होगा, जीन्स फिर डीएनए होगा। अभी डीएनए की बात करेंगे, डीएनए अगर हम देख लें, डीएनए हमारे पास कहाँ पर होगा, डीएनए हमारे पास डियर स्टूडेंट्स मौजूद होगा आपके कहाँ पे, क्रोमोसोम्स में। आपके क्रोमोसोम्स में डीएनए मौजूद होगा। क्रोमोसोम्स में अभी अगर क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम हमारे पास कहाँ पर डियर स्टूडेंट मौजूद होता है, हमने पहले देखा था कि हमारे पास क्या होता है, सेल के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में, फिर न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ पर होगा, सेल में प्रेजेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, जीन्स है हमारे पास, जीन्स की जो लोकेशन है या पोजीशन हम देख लें वो क्या होगा, डीएनए में होगा। डीएनए के बाद जो डीएनए मौजूद होता है वो कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम्स में मौजूद होता है। फिर क्रोमोसोम्स के बाद हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और न्यूक्लियस खुद किस चीज में होगा, सेल में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा डायग्राम की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सेल लिया है जिसके अंदर हमारे पास अगर हम देख लें इसकी ऑर्गेनील्स की बात करें, ये हमारे पास क्या है, सेल है, सेल हो गया। दूसरा हमारे पास ये हो गया इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास पाए जाते हैं ये क्या है, हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास यहाँ से इस सेल के अंदर ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स अगर हम इनको अलग से ले लें तो क्रोमोसोम्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर होती है क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स में फिर हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ होता है। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम की बात करें हम, क्रोमोसोम में डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास ये जो एरिया, ये जो बॉडी है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स का।
क्रोमेटिड हो गया। उसके बाद अगर इस पॉइंट की बात करें हम, इसको हम कहेंगे सेंट्रोनोम। सेंट्रोनोमर, यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारे पास क्रोमोसोम आ गया। क्रोमोसोम के बाद हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या आया, क्रोमेटिड्स आ गए। क्रोमेटिड्स के बाद हमारे पास क्रोमोसोम का जो जहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे क्रोमेटिड्स, उसको हम क्या नाम देते हैं, सेंट्रोनोमर्स। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम आगे जाके डीएनए की बात करने वाले हैं कि डीएनए हमारे पास कहाँ मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस क्रोमोसोम को ले लेते हैं हमारे पास कुछ यहां बना के, इस क्रोमोसोम का ये जो एरिया है हमारे पास, इस पार्ट को ले लें, इस पार्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, डीएनए पाया जाएगा। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं, हमारे पास अगर हम बात कर लें ह्यूमन की बात कर लें, क्रोमोसोम्स, यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स की तादाद आपको मैं क्लियर करा दूं, ह्यूमन में हमारे पास जो सेल होते हैं वो हमने पहले पढ़ा था, दो किस्म के सेल्स होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास होते हैं सोमेटिक सेल्स होंगे हमारे पास। दूसरा हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, दूसरा जो सेल्स, दूसरे सेल्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, जर्म सेल्स होंगे। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोम्स की तादाद की। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम सोमेटिक सेल्स को ले लेते हैं, सोमेटिक सेल्स हमारे पास क्या होंगे, सोमेटिक जो सेल्स हैं, सोमेटिक सेल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर हमारे पास 46 होंगे। हमारे पास जो एक सेल होगा सोमेटिक सेल, उसका जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद होगी उसमें क्या होगी, 46 होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये अभी क्या होंगे, ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में हमेशा पाए जाएंगे। ये क्या होंगे, पेयर होंगे, यानी एक क्रोमोसोम ये हुआ, फिर दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास ये इस तरह से होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉयड फॉर्म। इसको क्या कहेंगे, डिप्लॉयड या 2n। ठीक है, ये हमारे पास 2n या डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जर्म लाइन सेल्स की, जर्म सेल्स हमारे पास अगर देख लें हम, जर्म सेल्स जो हैं उनमें अभी जर्म सेल्स में हमारे पास दो सेल्स होते हैं। एक हमारे पास होता है स्पर्म सेल, दूसरा होता है हमारे पास एग सेल्स। अभी एग सेल्स और स्पर्म सेल्स हमारे पास क्या होंगे, हमने यहाँ पे देखे सोमेटिक सेल्स में हमने बात की थी कि सोमेटिक सेल्स डिवाइड कहाँ पे हो रहे थे, हमारे पास डिवाइड हो रहे थे डियर स्टूडेंट्स, वो आपके माइटोसिस के अंदर डिवाइड हो रहे थे। तो वहां पे जो क्रोमोसोम्स की तादाद थी वो रिमेन थी। उसके बाद हमने बात की जर्म लाइन सेल्स की। जर्म लाइन सेल्स कौन सा फॉलो कर रहे थे हमारे पास स्टेप, वो कर रहे थे मियोसिस। तो मियोसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की तादाद थी वो हाफ थी, यानी 23 बन रही थी। तो 23, ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेप्लॉइड। अभी ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स का डियर स्टूडेंट्स, ये कब जाहिर होगा, कब दिखेगा, वो हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी हम विजिबिलिटी की बात करें, क्रोमोसोम्स आर visible during the cell division, यानी ये जो क्रोमोसोम्स की ये जो स्ट्रक्चर है वो हमें सेल के अंदर कब नजर आएगी, कब ये विजिबल होगा, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। फिर ये वो क्या हो, अगर या माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उनके दौरान क्या होगा, ये विजिबल होगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हमने ये जो पोर्शन लिया था, यहाँ पे क्या होगा, आपका डीएनए पाया जाएगा। तो डीएनए हमारे पास के अगर हम देख लें तो डीएनए हमारे पास क्या होता है, कुछ उसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमारे पास कॉइल शक्ल में होता है। यहाँ पे 2 स्ट्रैंड
ये कुछ इस तरह से हमारे पास डीएनए की मॉडल होती है, वो हम बाद में डीएनए अगले लेक्चर में डीएनए मॉडल डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे डीएनए है, डीएनए के ऊपर अंदर फिर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे हमारे पास इस तरह से कुछ। तो अभी डियर स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि हमारे पास जीन्स होते हैं, जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके डीएनए में पाए जाते हैं। फिर डीएनए कहाँ पर होता है, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स के अंदर फिर न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल में। तो हमने यहाँ से सेल लिया, सेल से फिर हमने क्रोमोसोम लिया, क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे पास क्या थे, क्रोमेटिड्स थे, क्रोमेटिड का एक हिस्सा लिया जहां पर हमें जीन मिला, सॉरी डीएनए मिला। अभी डीएनए की अगर हम बात करें, अभी जीन कहां पर पाया जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये जो जीन है ये क्या होंगे, यहां पर ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे हमारे पास डीएनए के ऊपर, स्ट्रक्चर्स होंगे, दिस इज कॉल्ड जीन्स। कुछ इस तरह से ये क्या होंगे हमारे पास, जीन्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो जीन्स है हमारे पास, ये हमेशा क्या होते हैं, ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। जिस तरह से हमने कहा था जो डिप्लॉयड फॉर्म था क्रोमोसोम्स का, इसी तरह जो जीन्स होंगे वो भी हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जीन ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, बी है, तो दूसरा हमारे पास स्मॉल बी होगा। तो इस तरह से ये क्या होंगे, दोनों जीन्स हमारे पास क्या होंगे, पेयर की फॉर्म में होंगे। तो यहां से हमें पता चला दैट इज कॉल्ड जीन। ये क्या है हमारे पास, जीन है। तो जीन्स जो हमारे पास है तो क्या कहते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर traits transfer। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो जीन्स था हमारे पास, जीन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो जीन है वो क्या होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हम क्या करेंगे, इट इज हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ डीएनए। ये क्या होगा हमारे पास, डीएनए का एक कंपोनेंट है, विच DNA it is component of DNA which is responsible for transferring which is responsible to transfer traits। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने क्या समझा इसमें, दोबारा एक दफा मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले क्या था, हेरिडिटी बेसिस, यानी हमारे पास क्या, हम क्या इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास था ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे हेरिडिटी, उनके बारे में हम देख रहे थे कि वो कैसे ट्रांसफर हो रहे थे, किस चीज की वजह से ट्रांसफर हो रहे थे, उनको ट्रांसफर कौन सी चीज करा रही थी। तो सबसे पहले हमने देखा सेल के अंदर, फिर हमने एक क्रोमोसोम लिया जिसके अंदर हमारे पास क्या थे, क्रोमेटिड्स थे एंड सेंट्रोमर था। उसके बाद फिर हमने जीन्स जो हमारे पास क्रोमोसोम्स का, उसका एक पार्ट लिया जिसमें हमें डीएनए मिला, डीएनए के ऊपर हमें जीन मिला। तो फिर हम यहाँ पर ये जो जीन था, जीन क्या था हमारे पास, ये रिस्पॉन्सिबल था हमारे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेट्स थे, हेरिडिटी ट्रेट्स थे, उनको ट्रांसफर करने की जो जिम्मेदारी थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट गोज टू द
जीन, यानी वो जीन के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जीन क्या था, रिस्पॉन्सिबल था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। इस लेक्चर के बारे में किसी का भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।